हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा दिया था और वह लगभग हमने 2 पार्टों में वह चैप्टर पूरा कर लिया था कि मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनके अंदर क्या है, यह सब चर्चा हम बड़े आराम से ही कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी क्रम में आज हमें पढ़ना है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं, इन सभी की चर्चा आज के इस टॉपिक में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें याद रखना है कि मूल कर्तव्यों का हमारे संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही से आपका बनेगा कि किस भाग में और कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वह हमारे संविधान के भाग 4 का और आर्टिकल अनुच्छेद 51 का, इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए, आप ऐसे जितने भी टॉपिक हैं तो इनके भाग और अनुच्छेद यहीं पर याद रखिए। साथ ही साथ मैं एक लास्ट में वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपको संविधान के पूरे 22 भाग और कौन कौन से भाग कहां तक के अनुच्छेदों में हैं उनका पूरा जिसमें वर्णन होगा। लेकिन फिलहाल आप ऐसे ही याद रखिए। और तो फिर मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वह आर्टिकल 51 का में किया गया है। अब सवाल है कि मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है। तो पहले यूएसएसआर जो वर्तमान में क्या है आपका रूस है, वर्तमान में क्या है आपका रूस है, यहीं से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। और भारतीय संविधान में इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब देखते हैं कि मतलब मूल कर्तव्य का इतिहास क्या है, कि मतलब जिससे आपको आसानी से समझ में बातें आए। तो देखिए, 1976 में 1976 में जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति, जिसके अध्यक्ष स्वर्ण सिंह थे, इस नाम की समिति को मूल कर्तव्यों की मतलब उस समय जैसे 75 से 78 के बीच में आपातकाल चल रहा था, तो जनता पार्टी ने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और इस समिति से कहा कि आप मूल कर्तव्यों की हमें सूची बना के दीजिए और कौन कौन से मूल कर्तव्य शामिल किए जाए। तो सबसे पहले 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसका गठन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए किया गया था। इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने 8 प्रकार के मूल कर्तव्यों की सिफारिश की। मतलब कितने के भारतीय संविधान में
8 मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। 8 मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। अब स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि जैसे मतलब जैसे उन्होंने कहा कि जैसे मूल अधिकार, जैसे देश ने नागरिकों को मूल संविधान ने नागरिकों को और कुछ मतलब नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए हैं। क्या किए हैं? मूल अधिकार प्रदान किए हैं। तो नागरिकों का और लोगों का भी अब कुछ कर्तव्य है कि उन्हें भी देश के प्रति कुछ अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और कर्तव्यों को समझना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि कुछ हमें मूल कर्तव्य लाने चाहिए। तो मूल कर्तव्य, फिर इस समिति ने, जो स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की कि मतलब 8 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए जाने चाहिए। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को 10 मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में क्या किया गया? शामिल किया गया। 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो यहां पर आपको ये याद रखनी है कि पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख किन किन किस भाग संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 का। फिर मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे कहते थे हम, जो वर्तमान में अब रूस है, तो वहां से लिया गया है। ठीक है, इनका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 51 का। ये आपको याद रखना है। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति। ये आपको समिति याद रखनी है जिसका गठन 1976 में किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की सिफारिश की? तो 8 मूल कर्तव्य। और वर्तमान में जैसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान समय में शामिल हैं। तो ये आपको पूरी घटना याद रखनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो अब हमें पढ़ना है इसके बाद मूल कर्तव्य की विशेषताएं, कि आखिर मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो विशेषता है कि कुछ जो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। मतलब नैतिक कर्तव्य वो हैं कि जैसे कुछ लोगों के नैतिक कर्तव्य हैं कि जैसे कोई किसी की नैतिक ड्यूटी बैठती है कि लोगों को वो कर्तव्य मानने चाहिए, और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं कि उनका मानना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे मूल कर्तव्य कुछ 2 प्रकार के हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। इसके बाद जो आपको सेकंड विशेषता इसकी याद रखनी है कि देखिए, जो हमारे मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है, और कुछ अधिकार विदेशी एवं नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो ये आपको याद, और जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वह केवल नागरिकों को प्राप्त है। जैसे मूल अधिकार जो है 15, 16, 19, 29 और 30, यह जो मूल अधिकार है वह केवल नागरिकों को प्राप्त है और बाकी सभी विदेशी और नागरिकों दोनों को प्राप्त है। जबकि हमारे मूल जो कर्तव्य है यह केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। और जो तीसरी विशेषता आपको इसकी याद रखनी है वह है कि ये भी जो मूल कर्तव्य है यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित है। मतलब इनका हनन होने पर राज्य न्यायालय द्वारा इन्हें
लागू नहीं कराया जा सकता है। लेकिन मतलब जो संसद है वह इनके क्रियान्वयन के लिए उचित कानून बना सकती है। मतलब संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इनका क्रियान्वयन करने के लिए उचित कानून बना सकती है। तो यही आपको विशेषता यहाँ पर याद रखनी है। यहीं पर मैं लिखता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो विशेषता है वह है कि मूल कर्तव्य दो प्रकार के हैं। कैसे? नैतिक और नागरिक। ठीक है, नैतिक और नागरिक। नैतिक में जैसे एक मूल अधिकार आता है, मूल कर्तव्य आता है सॉरी, कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो उच्च आदर्श आए हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो उच्च आदर्श आए हैं उनको हृदय में संजोए रखना। तो ये कैसा कर्तव्य है? नैतिक कर्तव्य। तो राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखना। और यहीं पर नागरिक कर्तव्य कैसे हैं? नागरिक कर्तव्य है कि जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान। तो यह देखिए, यह नागरिक कर्तव्य, यह प्रत्येक नागरिक को करना ही चाहिए, जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है वह है कि यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त, यह केवल किसको? नागरिकों को प्राप्त है। और तीसरी है कि यह गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित है जी। और इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है कि यह गैर न्यायोचित है, कि मतलब इनका किसी भी प्रकार से हनन होने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मतलब यह इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो यह कैसे है? गैर न्यायोचित है। अब हमें इसके बाद पढ़ना है कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, उनकी सूची क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं और उन मूल कर्तव्यों को पढ़ते हैं जी। तो अब हमें पढ़ना है मूल कर्तव्यों की सूची, कि मतलब जो हमने 11 प्रकार के मूल कर्तव्य बताए हैं उनमें 11 में क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है वह है कि संविधान का पालन करें। जो हमारा नागरिकों का कर्तव्य है कि जो हमारा देश के संविधान है हमें उसका पालन करना चाहिए, और उसके उच्च आदर्शों एवं संस्थाओं, जो उसके उच्च आदर्श हैं और जो संस्था है, जैसे राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो उसके उच्च आदर्श एवं राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, यह कहा गया है पहले मूल कर्तव्य में। फिर दूसरा कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, जैसे जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी उसके पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, उन राष्ट्रीय आंदोलनों को जो उच्च आदर्श प्रेरित कर रहे थे, मतलब उनको ऊपर आने के लिए प्रेरित कर रहे थे, उनको हृदय में संजोए रखें। मतलब जो वो उच्च आदर्श थे उनको अपने हृदय में बनाए रखें कि हमें कैसे और किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है वह है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यह हमारे तीसरे मूल कर्तव्य में कहा गया है। संप्रभुता शब्द से तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, मतलब यह किसी भी राज्य के ऊपर निर्भर नहीं है और न ही किसी राज्य का हिस्सा है। तो भारत की संप्रभुता को हृदय में संजोए रखें। फिर देश की रक्षा करें, यह भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। और आन मतलब बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। तो यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। फिर 5वें में कहा गया है कि भारत में सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास किया जाना चाहिए, मतलब लोगों में यह भावना का विकास किया जाना चाहिए कि सभी लोग समान हैं, ठीक है। और समान भ्रातृत्व की भावना मतलब सभी लोग समान हैं और एक दूसरे के भाई हैं। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध इसी सब में बिदे रहें और कहें कि हम तो अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज से ऊपर उठकर सभी को भारतीय होना चाहिए और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास होना चाहिए। साथ ही साथ जिन प्रथाओं के द्वारा महिलाओं का बहिष्कार किया जाता है या उन्हें कमजोर समझा जाता है तो हम कह सकते हैं कि उन प्रथाओं को बहिष्कार कर देना चाहिए। तो यह यह मूल कर्तव्य 5 आपका कहता है। फिर 6वां कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारी भारत की रियल में संस्कृति है, जैसे पैर छूना, प्रणाम करना, यह जो हमारी जैसे संस्कृति है और जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, जैसे हम अपने त्योहार मनाते हैं, रीति रिवाज बनाते हैं, तो इनका क्या करें, महत्व समझें और इनकी रक्षा करें कि मतलब इनका क्षरण ना होने दें और इन सभी का महत्व समझें, अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का, साथ ही साथ संस्कृति का। फिर 7वें में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत नदी, तालाब, वन, झील ये सभी आते हैं, साथ ही साथ वन्य प्राणी जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया और सियार हो गए, ये सभी जो वन्य प्राणी हैं इनकी रक्षा करें। साथ ही साथ इन प्राणियों और पेड़ पौधों के प्रति भी दया की भावना रखें। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह इन प्राणियों के प्रति दया की भावना रखे। तो 7 हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक, तो अभी कुछ हमारे और हैं, इन मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं। तो 8वें में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। कि मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मानववाद है, मतलब मानव और ज्ञानार्जन, ज्ञान को अर्जन करने तथा सुधार मतलब नया सुधार करने की, जो पुरानी चीजें हैं उनमें कुछ सुधार करने की भावना का क्या करें, विकास करें। फिर 9वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। जैसे हमारे यहाँ सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे स्कूल हुई, धर्मशाला हुई, पाठशाला हुई, कुआं, तालाब, जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं, तो उनकी सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। फिर 10 में कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, मतलब जो व्यक्ति की स्वयं की है और जो सामूहिक गतिविधियां मतलब पूरे समाज के लिए हैं, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष मतलब आगे बढ़ने, उत्कर्ष की ओर बढ़ने, आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इसके बारे में सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र बढ़ते हुए निरंतर प्रयत्न और उपलब्धि को छू सके। क्योंकि जब आप मुझे बताइए कि जब लोगों और समाज का ही विकास होगा तभी तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। तो जब लोग और समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों
सभी की उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर आर्टिकल बोल रहे हैं मूल कर्तव्य 11। मूल कर्तव्य 11 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में कितने 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन फिर 11वां मूल कर्तव्य, यह जो मूल कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 इसके द्वारा इसे मूल कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया है, जिसके कारण अब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है 11 हो गई है। अब हमें पढ़ना है कि कुछ राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन्होंने मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचना भी की है, तो उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं और फिर आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। तो कुछ अब राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन्होंने मूल कर्तव्य की क्या की है, आलोचना की है कि मतलब मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले उन्होंने जो आलोचना की है, उन्होंने यह कहा है कि जो यह मूल कर्तव्यों की जो सूची है, इसमें हमने 11 मूल कर्तव्य पढ़े हैं, यह अपने आप में एक पूर्ण नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है कि यह अपने आप में पूर्ण नहीं है मूल कर्तव्य। उन्होंने कहा है कि अभी इसमें मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन, इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए। मतलब मतदान करने का को मूल कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए, कर अदायगी को और परिवार नियोजन को। कर अदायगी जो शब्द है, इसकी सिफारिश आपकी स्वर्ण सिंह समिति, इसने भी कर अदायगी शब्द की सिफारिश की थी कि मतलब कर अदायगी को मूल कर्तव्यों में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में अभी मूल कर्तव्यों में इन्हें नहीं जोड़ा गया है। फिर कुछ जी, तो पहली घटना हुई। फिर दूसरी जो बात है वह कुछ जैसे राजनीतिक हुए, उन्होंने कहा है कि मूल कर्तव्यों में बहुत ही कठिन कठिन शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे उच्च आदर्श, सामरिक संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो उन्होंने कहा है कि जैसे इतने ये कठिन कठिन शब्द हैं, तो जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जो हमारे गांव के लोग हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए यह शब्द बहुत ही कठिन है और वह इनका मतलब नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सरल भाषा का उपयोग इनमें किया जाना चाहिए। फिर तीसरी जो आलोचना की गई है, उसमें कहा गया है कि मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 3 में रखना चाहिए था। मतलब इनको संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के साथ रखना चाहिए था। तो यदि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसी के अनुसार मूल कर्तव्य को भी 3 में रखते, जिसके कारण से लोग ज्यादा अच्छे से अपने मूल कर्तव्यों का वर्णन, मूल कर्तव्यों को समझते और मूल कर्तव्यों का क्या करते, पालन करते। फिर इसके बाद क्या देखते हैं हम कि देखिए मूल कर्तव्यों के बारे में संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर इनको लागू करवा सकती है, और यदि
इनका उल्लंघन या प्रभाव जैसे कम होता है तो उल्लंघन या प्रभाव तो संसद के पास दंड का भी प्रावधान है, दंड का भी प्रावधान है कि वह दंड का भी निर्धारण कर सकती है। तो यह संसद को शक्ति प्राप्त है। फिर यहाँ पर आपको एक और फैक्ट याद रखना है, बस ये नाम बस याद रख लीजिए कि वर्मा समिति जिसका गठन कब किया गया था 1999। वर्मा समिति जिसका गठन 1999 में किया गया था मूल कर्तव्य से क्या है संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा मूल कर्तव्य जो लेक्चर है वह पूरा हो चुका है। मैंने आपको हर चीज पढ़ा दी है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। गुड डे, टेक केयर।